हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्टॉक से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है जिसे हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद स्टॉक की टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो न्यूज बेसिकली है यहाँ पर LCA मार्क 2 की इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ये जो न्यूज है ये काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन कल के दिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर के तरफ से भी कुछ चीज़ें कही गई हैं इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। वो अभी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो देखो, भारत अब लगातार अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा कर रहा है। पहले भारत दुनिया के देशों से हथियार और सैन्य साजो सामान खरीदता था, लेकिन अब वक्त बदला है। भारत अब अपने घर में ही सैन्य उपकरण तैयार कर रहा है ताकि दुनिया का मुंह ना ताकना पड़े। इसी कड़ी में अब लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले G414 इंजन अब भारत में ही बनाए जाएंगे। यह एक टर्बोफैन इंजन है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और कई देशों के फाइटर जेट्स में किया जाता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में कहा कि G414 इंजन अब भारत में बनाए जाएंगे। यह देश की इंजन निर्माण क्षमता में शानदार प्रगति का प्रतीक है। अपनी हाल की अमेरिकी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ चर्चा हुई और वे मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब देश रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर था। लगभग 65 से 70% रक्षा उपकरण दूसरे देशों से मंगवाए जाते थे। आज स्थिति में बदलाव आया है। अब 65% निर्माण भारत की धरती पर किया जा रहा है और केवल 35% आयात किया जा रहा है, यानी कि इंपोर्ट किया जा रहा है सिर्फ 35%, जो कि पहले 65 से 70% पर थी। चलो ठीक है, न्यूज यहाँ पर बेसिकली ये आ रही है कि जो हमारी नेक्स्ट एयरक्राफ्ट आने वाली है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग HAL करेगी, LCA तेजस मार्क 2 की। ठीक है, तो मार्क 2 में कौन सी इंजन्स लगाई जाएंगी? तो मार्क 2 जो फाइटर जेट होगी हमारी, वो डबल इंजन्स वाली फाइटर जेट होंगी और इसमें कौन सी इंजन्स लगाई जाएंगी? के F414 इंजन्स। ठीक है, अब देखो, जैसा कि आप लोगों ने हाल ही में देखा कि जो जी कंपनी है ये तेजस मार्क 1A की जो इंजन्स हैं F404 उसको डिलीवरी करने में काफ़ी ज़्यादा डिले कर रही है। तो इस वजह से इंडिया जो है वो तेजस मार्क 1A की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखो फाइटर जेट में मेन तो इंजन ही होता है। अब देखो, इंडिया खुद नहीं बना रही है इंजन्स, दूसरे देशों से मंगवाना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक बहुत ही बड़ी डिपेंडेंसी हो गई है और समय से HAL जो है वो तेजस मार्क 1A की डिलीवरी नहीं दे पा रही है इंडियन एयरफोर्स को। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है। अब देखो गाइज, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट एयरक्राफ्ट बनने वाला है मार्क 2 जो आने वाला है, इसके लिए यहाँ पर GF414 इंजन्स यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये न्यूज आ रही है कि अब ये जो डिले वाली प्रॉब्लम है इसका जड़ से हमें खात्मा करना होगा और हमारे देश में ही ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। अब देखो, इस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड HAL एंड GE इन दोनों के बीच ये MOU साइन होगी और ये दोनों मिल करके F414 इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यहाँ पर TOT के माध्यम से, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, जिसमें 80% की टेक्नोलॉजी जी शेयर करने वाली है HAL के साथ में। अब देखो, ये जो न्यूज है ये काफ़ी पहले से आ रही है एंड ये जो एग्रीमेंट हुई है ये 2023 में ही हो चुकी है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन एक चीज़ ये भी न्यूज में आ रही है कि जो जी है
ये थोड़ा-सा मतलब ऊपर-ऊपर तो कहना है, मतलब इस तरीके से समझकर चल सकते हो कि ऊपर-ऊपर कहना है कि चलो ठीक है, हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने को तैयार हैं, साथ में मिलकर इंडिया में इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करने को तैयार हैं, लेकिन अंदर से वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से थोड़ी-सी डिले भी कर रहे हैं ये अपनी तरफ से। अब देखो हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के दौरे पर गए थे एंड वहाँ पर ये सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हुए हैं, ठीक है? और फिर वही जो इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एग्रीमेंट हुई थी, डील हुई थी जी एंड एचएल के बीच, उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बातचीत किए गए हैं। अब इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है कि ये जो GF414 इंजन्स होंगी, वो अब हमारे देश में ही बनने वाली है। अगर वाक़ई में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर हमारे देश में जो तेजस मार्क 2 की मैन्युफैक्चरिंग होगी, एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उसके लिए इंजन्स की जो सप्लाई है, उसमें दिक्कतें नहीं आएँगी, क्योंकि हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। मार्क 1A में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंजन्स अमेरिका से आ ही नहीं पा रहे हैं। जी का कहना है कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस के कारण हम डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। पर ईयर 16 इंजन्स देने का डील हुआ था, लेकिन अभी तक इस साल में एक भी इंजन्स नहीं रिसीव हुए हैं। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स को एचएल डिलीवरी भी नहीं दे पा रहा है फर्स्ट तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी। अब इस वजह से गवर्नमेंट की यही कोशिशें हैं कि इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, तो फिर काफ़ी अच्छी बात हो पाएगी ये, ठीक है? फिर जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग एचएल कर पाएगा एंड इंडियन एयरफोर्स को सौंप पाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली देखा जाए तो एक अच्छी न्यूज़ है, डिफेंस मिनिस्टर के तरफ से कल ही के दिन इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें कही गई हैं। अब वाक़ई में यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो काफ़ी अच्छी बातें हो सकती हैं। अब देखो, इसे हम पूरी तरीके से कन्फर्म तभी समझ पाएँगे जब ये जो डील है, इस डील से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो बनने स्टार्ट हो जाएँगे, तब फिर समझ पाएँगे कि चलो ठीक है। क्योंकि देखो, ये जो डील है ये तो वैसे भी पहले से ही हो रही है, ठीक है? क्योंकि देखो, ऑलरेडी ये जो डील है GF414 इंजन्स की, ये तो ऑलरेडी पहले से ही हो रखी है, लेकिन डिले हो रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है। अब देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हम समझ पाएँगे कि चलो अब वाक़ई में इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होने वाली है, फिर बहुत ही अच्छी बात होगी। तो बेसिकली ये अपडेट आ रही है। अब देखो, आगे थोड़ा-सा यहाँ पर हम इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिस्कशन करते हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत का डंका। रक्षा मंत्री ने कहा कि सालाना रक्षा उत्पादन यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 1.27 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। इस वित्त वर्ष में इसे 1.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है। चलो अच्छी बात है। उन्होंने विश्वास जताया कि रक्षा मंत्रालय 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करेगा। मतलब 2029 तक जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, इसे 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने की टारगेट रखी जा रही है। उन्होंने कहा, आज हम भारत में बने रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वित्त वर्ष 23 से 24 में भारत का रक्षा निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है। हमारा लक्ष्य 2029 तक रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये तक ले जाना है। देखो यार, एक काफ़ी अच्छी बात यह है कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 के बीच हमें क्या देखने को मिला है कि 21,000 करोड़ की डिफेंस एक्सपोर्ट को ऑलरेडी इंडिया ने पार कर लिया है एंड 2029 तक 50,000 करोड़ का जो लक्ष्य है, ये उस हिसाब से देखा जाए तब तो काफ़ी आसान होगी इसे पूरा करना, ठीक है? चलो बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो बेसिकली ये न्यूज़ आई है रिसेंटली। अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को भी डिस्कस करते हैं।
तो देखो गाइज, अभी यहाँ पर हम 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो अप्रॉक्स 17% की डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रही हैं, जो कि देखा जाए तो चलो ठीक है। अगर कोई यहाँ पर उत्सुक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, कंपनी उनको बढ़िया लग रही है, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट SIP किया जा सकता है। फिर यहाँ पर अगर गिरावटें कंटिन्यू रही तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रहे कि ऐसा ना हो कि ऐड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी रखना जरूरी होता है। एंड देखो गाइज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करें, ठीक है। इस वीडियो में आप सभी को मैं इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाई या सेल की क्वालिटी या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। तो चलो, यहाँ पर हम डिस्काउंट की बात कर रहे थे, तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्काउंट चलो ठीक है। फर्स्ट SIP के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड देखो, ये जो स्टॉक है ये अभी अपने सपोर्ट के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखो गाइज, EMA 100 का सपोर्ट लिया हुआ है स्टॉक ने, तो इस सपोर्ट पर ये जो स्टॉक है फिलहाल ट्रेड कर रही है। अगर ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक होती है नीचे साइड में तो स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम पास्ट के हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो हमें क्या देखने को मिलती है, चलो समझते हैं। तो देखो गाइज, पास्ट में भी स्टॉक ने ये जो 100 EMA है इसको कई बार टच किया है, लेकिन नीचे के साइड में बढ़िया तरीके से ब्रेकडाउन नहीं दे पाया। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहले भी EMA को टच तो किया है लेकिन नीचे के साइड में ब्रेक नहीं किया है। एंड जब जब EMA को टच किया है तब तब स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली है। देख सकते हो, जैसे यहाँ पर, एक मिनट मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो EMA को टच किया, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला एंड उसके बाद स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आई यहाँ से यहाँ तक की। फिर स्टॉक के अंदर गिरावट आई और EMA को टच किया एंड उसके बाद देखो गाइस, बूम, यहाँ तक पहुँच गया एंड काफ़ी बेहतरीन तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिली है EMA को टच करने के बाद में। कौन सी EMA? 100 EMA की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमें उस हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है कि देखो गाइज, अभी यहाँ पर भी उसी प्रकार से EMA के ऊपर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। उस हिसाब से हम ये एक अनुमान लगाकर चल सकते हैं कि शायद में भी यहाँ पर हमें आगे चलकर पहले की तरह ही और भी बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। अब देखो गाइज, पास्ट में हमने क्या देखा कि प्राइस ने EMA को टच तो की है लेकिन ब्रेकडाउन नहीं कर पाई, नीचे में सस्टेन नहीं कर पाई। अब देखो, अगर ये जो EMA की सपोर्ट है ये टूट जाती है नीचे में, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में अगर गिरावटें आती हैं तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी गिरावट भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। वैसे पास्ट की डेटा के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर गिरावटें आने की चांसेज अब कम लग रही है एंड तेजी आने की चांसेज काफ़ी ज़्यादा लग रही है पास्ट की डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो, ठीक है। बाकी देखो, अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टॉक के अंदर एक्सटर्नल रीजंस की वजह से गिरावटें आती हैं तो फिर हमारे लिए वो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, ठीक है। मैं तो चाहता ही हूँ यार कि इस प्रकार के जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं वो कोई ना कोई एक्सटर्नल रीजंस के वजह से गिरे ताकि इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज मिल पाए इन्वेस्टमेंट करने की, ठीक है। सो गाइज, ये रही हमारी आज की वीडियो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर कर पाया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।